वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं हम ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्रों से क्या आशय है। ऋण पत्र लैटिन भाषा के डिबैर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ऋणी होना। तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण होता है, जिसे कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। ऋण पत्रों की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत से कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है। जब भी कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो उसके आगे वो लिख देती है कि कितने परसेंट, जैसे 10% डिबेंचर्स, 10%। इसका मतलब है कि कंपनी जब भी फ्यूचर में ब्याज देगी तो वो 10% से देगी। कुछ ऋण पत्रों के आगे 6%, क्योंकि कंपनी एक से अधिक तरह के ऋण पत्र भी निर्गमित करती है, तो उनके आगे कंपनी प्रतिशत लगा देती है, जिससे ये उसको क्लियर हो जाता है कि इन ऋण पत्रों पर इस दर से ब्याज देना है। तो कंपनी को लाभ हो या हानि हो, उसे ब्याज देना अनिवार्य है। कंपनी के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि इन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाएगा। ऋण पत्रधारी जिस तरह से कंपनी अंशों के लिए प्रविवरण निर्गमित करती है, उसी तरह से ऋण पत्रों के लिए भी कंपनी को प्रविवरण निर्गमित करना पड़ता है। ये आगे जब ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, उस वक्त ये हमको आएंगे। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों की विशेषताएं कि ऋण पत्रों की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है ऋण पत्र की कि यह कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं, अर्थात इनके ऊपर कंपनी की सार्वमुद्रा, जो कंपनी की कॉमन सील होती है, वो इस पे लगी हुई होती है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण है। एक तरह से रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है ये कि कंपनी के द्वारा ऋण पत्रधारी से ऋण लिया गया है। ऋण पत्रधारी को मताधिकार, मतलब वोटिंग पावर, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी के प्रबंध संबंधी या सदस्यों की जो भी मीटिंग होती है, उसमें ऋण पत्रधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं और सिर्फ सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होता है। कंपनी को लाभ हो या हानि हो, उन्हें ब्याज देना पड़ता है। निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जो भी निश्चित समय कंपनी ने ऋण पत्रों के निर्गमन के समय दिया था कि 10 वर्ष के बाद इनका पुनर्भुगतान किया जाएगा या 15 वर्ष के बाद कंपनी के द्वारा इनका पुनर्भुगतान किया जाएगा, तो वो अवधि पूरी होने पर कंपनी के द्वारा इनका पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद कंपनी के समापन की स्थिति में ऋण पत्रों के भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है। जब भी कंपनी का समापन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो उस दशा में सबसे पहले ऋण पत्रधारियों को उनका ऋण वापस किया जाता है। ऋण पत्रों पर पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के तहत इनको ऋण लिया जा सकता है। जिस तरह से अंशों के निर्गमन के संबंध में पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में प्रावधान होते हैं, उसी तरह से ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में भी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के प्रावधानों का पालन करना होता है। ऋण पत्रों से दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है। जब भी कंपनी को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है, तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्रों का क्रय विक्रय बाजार में किया जा सकता है, मतलब जो शेयर मार्केट होता है वहां पर ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। ऋण पत्र सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसे जनता से प्रविवरण जारी करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आता है। जब भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसके लिए एक प्रविवरण जारी करती है, और प्रविवरण में
ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित समस्त शर्तों का उल्लेख कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी ऋण पत्रों की विशेषताएं, जिसमें कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन इनको निर्गमित किया जाता है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा जिस तरह से अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, उसी तरह से ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी के समापन पर इनको पूंजी वापसी का पहला अधिकार होता है। कंपनी को लाभ हो या हानि हो, इनको ब्याज का भुगतान अवश्य किया जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों के निर्गमन की क्या उद्देश्य हैं, क्या जरूरत पड़ती है कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए। ऋण पत्र कंपनी के आर्थिक जीवन में एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नवीन निर्देशानुसार एक कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन निम्न कार्यों के लिए कर सकती है। नंबर 1, संयंत्र के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति करने के लिए। संयंत्र मतलब मशीनरी। जब भी कोई कंपनी अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण करना चाहती है, मतलब उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त करना चाहती है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें लाना चाहती है, तो उसके लिए उसको बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए कंपनी दीर्घकालीन ऋण ले सकती है, और दीर्घकालीन ऋण के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन सबसे अच्छा विकल्प है कंपनी के लिए। इससे कंपनी को आसानी से लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद है संयंत्र के विस्तार और विविधीकरण। संयंत्र मतलब मशीनरीज। जब भी मशीनों का विस्तार करना हो, बढ़ाना हो, तरह तरह की मशीनें आजकल आपने देखा है कि वह काफ़ी टेक्नोलॉजीज नई नई आ जाती हैं। हर महीने 2 महीने में हर जो मशीन है वो चेंज हो जाती है, पहले से ज़्यादा उसमें अच्छी टेक्निक्स आ जाती हैं, काम करने का तरीका उसका बदल जाता है और काम बहुत जल्दी से आसानी से हो जाता है। तो हर कंपनी ये चाहती है कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए और अधिक लाभ कमा ले। तो इसके लिए उसको टाइम टू टाइम अपनी मशीनों में सुधार करना होता है, उनका विस्तार करना होता है, उनको बढ़ाना होता है। तो उसके लिए भी वो ऋण पत्रों के द्वारा धन जुटा सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में कंपनी को बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, और ये जो धनराशि है वो ऋण पत्रों के निर्गमन के माध्यम से वो आसानी से जुटा सकती है। इसके बाद कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब भी कंपनी को दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की जरूरत है, कार्यशील पूंजी मतलब ऐसी पूंजी जो कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए, व्यापार के दिन प्रतिदिन के काम को चलाने के लिए, जिसका भुगतान उसे लंबे समय में करना पड़े, उस ऋण की उसको जब आवश्यकता होती है तो वो ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा उसको पूरी कर सकते हैं। नवीन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जब कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती, नया कुछ वर्क करना चाहती, तो उसके लिए उसको धनराशि की आवश्यकता होती है, बड़ी लोन की आवश्यकता होती है, लंबी अवधि के ऋण की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी वो ऋण पत्रों के निर्गमन के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो ये सब उद्देश्य हैं संयंत्र के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए, संयंत्र के विस्तार और विविधीकरण के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, नवीन परियोजनाओं की स्थापना के लिए। ये सारे कारण हैं ऋण पत्रों के निर्गमन के। मतलब ये उद्देश्य होता है कंपनी का ऋण पत्रों को निर्गमित करने के पीछे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ऋण पत्रधारियों की कंपनी में क्या स्थिति होती है। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऋण पत्रधारी अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, समता अंशधारियों को, है ना, मत देने का अधिकार होता है। तो इसी तरह से अब हम ऋण पत्रधारी की स्थिति देखेंगे। जिन लोगों ने अंश खरीदे हैं वो अंशधारी, तो जिन लोगों ने ऋण पत्र खरीदे हैं वो ऋण पत्रधारी कहलाएंगे।
तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। लेनदार जिन्हें एक निश्चित समय के बाद कंपनी के द्वारा उनका ऋण वापस कर दिया जाता है। उन्हें दिए गए ऋण पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है। चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि, उनको एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज की राशि का भुगतान अवश्य किया जाता है। ऋण पत्रों की राशि का भुगतान न होने पर ऋण पत्रधारी न्यायालय में केस कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ऋण पत्रधारियों को समता अंशधारियों की तरह कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सिर्फ इनको कंपनी से अपना ब्याज लेने का अधिकार होता है। थैंक यू।